मार्ग के आचरण पर हम सिद्ध हुए हैं और वो जो धम्म डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें दिया है, उनको अभिवादन करता हूँ। और आपस में कल्याण मैत्री का आनंद हम लेते हैं, ऐसी संघ की स्थापना आदरणीय भंते बुर्गेन संघरक्षित जी ने की है, उनको भी अभिवादन करता हूँ। और बोधि प्रकाश जी और उनकी टीम, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जो स्वर्ण संधि मुझे प्राप्त करके दी है। इसलिए बोधि प्रकाश जी और दिल्ली की पूरी टीम, धर्मचारी गण और धम्म मित्र, धम्म सहायक, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि जो उन्होंने ये मुझे मौका दिया है। और आज के इस शिविर में उपस्थित है जो धर्मचारी गण है, आदरणीय धर्मचारी गण है, आदरणीय धर्मचारिणी है, और सभी आदरणीय धम्म मित्र और धम्म सहायक, धम्म बंधु और भगिनी, सभी को मैं मेरा जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय। तो आज का जो विषय है, तो किताब में देखा जब वो कर रहे थे उन पर बल के कम आवाज आ रहा है ना बोधि प्रकाश जी? यस यस, अच्छी आवाज आ रही है, कैरी ऑन। बाकी लोगों का आवाज आ रहा है ना? आप कहना कैरी ऑन कीजिए, मैं देखता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। तो भारतीय संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखी है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन उनसे पहले मेरा जो परिचय दिया है आदरणीय धम्मचारी बोधि प्रकाश जी ने, तो उनका मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। शायद मैं उस पात्रता का हूं या नहीं, ये मुझे लगता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और प्रज्ञा रश्मि जी ने जो पूजा ली है बहुत ही अच्छी तरह से, और जो जस्ट सिटिंग लिया है, इसलिए उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। और शकुंतला देवी जी, इन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया है और पुष्पगुच्छ देकर भी स्वागत किया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं उनको। और सुरेश बोरकर जी धम्म मित्र अमरावती के हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं और साधुवाद करता हूं। तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको निवेदन करता हूं, चलो एक बार अजनबी बन जाएंगे हम दोनों। क्योंकि क्या है, नहीं तो अपने मन में ये भाव रहता है, ये संविधान तो हमें मालूम ही है, तो इसीलिए पहले अपने मन में ये भाव लाएंगे, चलो अजनबी बन जाएंगे हम दोनों, यानी हम सब अजनबी बन जाएंगे और संविधान ग्रहण करने के लिए सिद्ध हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले ये जो संविधान लिखने के लिए लॉर्ड बार्किन जो है इंग्लैंड के, तो उन्होंने 1927 में भारत देश को ऐसा कहा था, भारतीय नागरिक नेताओं को, कि नया संविधान बनाओ तुम भारत देश के लिए, नए भारत के लिए, तो हम तुमको स्वतंत्रता देंगे। तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू जी ने सबसे पहले संविधान लिखा, 700 पेजेस का लिखा, लेकिन वो संविधान अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद में जो दूसरा असफल प्रयत्न किया बैरिस्टर तेज बहादुर सप्रू और उनके 6 सदस्य ने, उन्होंने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लेकिन वो भी अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, लेकिन वो भी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में बैरिस्टर श्रीमती एनी बेसेंट ने भी संविधान लिखा था, वो भी अस्वीकार कर दिया। फिर बाद में अब क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूरे भारतीय नेताओं के सामने था। तो पूरे देश में, पूरे जगत में जो भी कायदे पंडित है, विद्वान है,
उनको आमंत्रित किया गया कि क्या आप भारत की संविधान लिख सकते हो। लेकिन वो सब कायदे पंडित ने, कायदे तज्ञों ने, विद्वान लोगों ने भारतीय नेताओं को कहा कि हम, भारत जो देश है बहुत ही महान है। भारत देश में रहने वाले विविध जाति है, विविध पंथ है, विविध भाषा है, उन सबका हम समाधान नहीं कर सकते, इसलिए हम भारत की संविधान लिख नहीं सकते। तो लास्ट में बैरिस्टर आइवर जेनिंग ऑस्ट्रेलिया के थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भारत देश में एक शाइनिंग स्टार है जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी है, उनको क्यों नहीं तुम आमंत्रित करते। उनके जैसा कायदे तज्ञ इस जगत में नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर बाबा साहब की तरफ वो काम आ गया, घटना लिखने का। तो ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में ऐसा कहते हैं, डेड आम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन अलाइव। क्यों कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का डर उनकी मृत्यु के बाद भी इन सभी मनुवादी लोगों को है, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि, यानी मृत्यु के बाद भी पूरे जगत में बहुत ही बड़े पैमाने पे उनकी प्रसिद्धि पूरे जगत में चल रही है, और इसीलिए इनको डर है उनके बारे में, अंबेडकर जी के बारे में। तो ये काम, संविधान लिखने का काम उनकी तरफ आ गया। क्यों आ गया, इसका कारण है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रज्ञा सम्राट थे, प्रज्ञा के सम्राट थे। तो उनके मन में समाज के हर लोगों के बारे में करुणा थी। उनके प्रज्ञा को करुणा का आधार था, और ऐसा इंसान ही समाज को न्याय दे सकता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की तरफ ये काम आ गए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि प्रज्ञा ये कैसी है, दुधारी तलवार की जैसी है। ये दुधारी तलवार जब शील रहित व्यक्ति के हाथ में यदि होती है तो वो तलवार से दूसरों को मिटा सकता है, दूसरों को हिंसा कर सकता है, दूसरों को ठार मार सकता है। लेकिन ये प्रज्ञा शीलवान व्यक्ति के हाथ में यदि है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, समाज का रक्षण कर सकता है वही तलवार से। तो इसीलिए प्रज्ञा की जरूरत है, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ये प्रज्ञा सूर्य थे कि जो भारत के सब नागरिकों का समाधान कर सकते थे, इसलिए काम उनकी तरफ आ गया वो। और जब भारत देश स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो ये मनुवादी लोगों के बहुत सारे मंसूबे थे, षड्यंत्र थे। कौन से षड्यंत्र? ये 85% जो बहुजन समाज है उनको और गुलाम में रखना, जातिवाद में रखना, वर्णाश्रम में रखना। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये जो संविधान लिखा, 395 कलम का ये संविधान लिखने के बाद उनके षड्यंत्र पर, उनके मंसूबे पर पानी फेर गया, और भारत में रहने वाले 85% जो भी बहुजन लोग हैं उनके लिए एक स्वातंत्र्य का एक जाहिरनामा उस संविधान के वजह से लाया। अनेक हजारों साल, 5000 सालों से ये जो गुलामी में थे बहुजन लोगों को, बहुजन समाज को, तो उनको वो गुलामगिरी से, ये भारतीय संविधान के 395 कलम से क्या हो गया, उनको गुलामगिरी से मुक्त कर दिया। तो ये संविधान लिखने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे हैं। हर दिन 14 तास
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उसके लिए मेहनत करते थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को भारतीय घटने का शिल्पकार कहते हैं। लेकिन ये घटना आपन देखी है क्या? ये घटना पढ़ी है क्या अपने भारतीय लोगों ने? ऐसा प्रश्न ये जी पूछा गया तो जवाब आएगा कम से कम 90% लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ा नहीं है, ऐसा ही उत्तर आएगा, ऐसा ही जवाब आएगा। तो इतनी बड़ी, इतनी महान भारतीय संविधान है। ये सबसे पहले 1979 में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको प्रकाशित किया। लेकिन उनकी जो कॉपियां थी, उनकी जो प्रति थी, हर एक लोगों के पास मनुवादी लोगों ने पहुंचने नहीं दिया। क्योंकि क्या उनके पास ये संविधान यदि गया सामान्य लोगों के पास, तो वो क्या कर सकेंगे? अपने अधिकार मांगेंगे, अपने हक मांगेंगे, अपनी ड्यूटीज क्या है, अपने कर्तव्य क्या है, इसकी उनको जानकारी होंगी। इसलिए उन्होंने उनको वो कॉपीज उनके पास तक जाने नहीं दिया। तो 2002 तक 5 आवृत्तियां निकाली संविधान की इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन तो भी उसका प्रचार सामान्य लोगों तक गया नहीं है। ये बहुत बड़ी दुखद बात है। ये जो 395 जो आर्टिकल्स है, तो उसमें बौद्ध धम्म का सार है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो गुरु है भगवान बुद्ध, उनके धम्म का सार, बौद्ध धम्म का सार ये भारतीय संविधान में है। तो अपन त्रोटक कुछ संविधान देखेंगे, संविधान के कलम देखेंगे, उसकी तरफ नजर डालेंगे। आर्टिकल नंबर 1 है, इंडिया यानी भारत एक संघ राज्य है। ये जो आर्टिकल है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध के संघ से लिया है। क्योंकि संघ में बहुत सारे हर वर्ण के, हर जाति के, हर संप्रदाय के भिक्षु रहते थे। लेकिन संघ में आने के बाद संघ एक महासागर है, उस महासागर में विलीन हो जाते थे। वैसा ही भारत देश में बहुत सारे प्रांत है, स्टेट्स है, प्रांत है, लेकिन वो सब प्रांत मिलके एक भारत देश, संघ राज्य बनाया है। ये पहले कलम से अपने को मालूमात होती है। लेकिन वो भारत, अपने देश का नाम भारत है, तो भी कुछ लोग उसका खुद दूसरा नाम देने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा करेंगे इसलिए तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इंडिया, उसका अनुवाद भी दिया, इंडिया यानी भारत। इतने महान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे कि ये बाकी लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, इससे बोले तो। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया यानी भारत एक संघ राज्य है। और उसके बाद में 5वां जो कलम है, उसमें उन्होंने लिखा है सब नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया है। गरीब हो या श्रीमंत, सबके लिए वो अधिकार दिया है उन्होंने। सही बोले तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को ये आर्टिकल सैंक्शन करने के लिए बहुत मकसद करना पड़ी उनको, मशक्कत करना पड़ी उनको। क्योंकि क्या है, बाकी सब संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कहते थे कि जिनका इनकम 5000 रुपीज है पर मंथ, ऐसे लोगों को ही मतदान का अधिकार देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा कि भारत के कम से कम 85% लोग हैं कि जिनके पास बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी जीते हैं,
तो उनका पास 5,000 रुपए मंथली इनकम कहाँ से आएगा और उनको तो मतदान का अधिकार ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ये अधिकार खुद प्राप्त करके दिया भारत के हर एक नागरिक को, गरीब हो या श्रीमंत, 1 वोट 1 वैल्यू, यह अधिकार प्राप्त कर दिया है। 14 कलम जो है समता का अधिकार प्राप्त करके दिया है। सभी स्त्री या पुरुष सभी को समता का अधिकार प्राप्त करके दिया है। 17वां जो कलम है उसमें कहा अस्पृश्यता नष्ट कर दी है। तो ये जो अस्पृश्यता भारत देश में कम से कम 5,000 साल से जारी थी। अपने अस्पृश्य लोगों को तो कमर को झाड़ू था और गले में वो मटका वगैरह था, लेकिन कोई भी क्या कहते हैं कि 33 कोटि देव है, एक भी नहीं आया पूछने के लिए कि आपको अभी कैसा लगता है भाई, ये झाड़ू और मटका है तुम्हारे गले में, कमर को। ये पूछने के लिए, ये ऐसी इंक्वायरी करने के लिए भी एक भी गौर नहीं आया 33 कोटि होके। लेकिन अपने लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी आए और उन्होंने ये 17वां कलम के माध्यम से ये अस्पृश्यता नष्ट कर दी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो बहुत ही अपने को गौरवान्वित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने करके दिया है। 19 कलम है उसमें भाषण स्वातंत्र्य का अधिकार दिया है। इस भारत देश में अपन कहां भी जाकर भाषण दे सकते हैं, खुद का विचार लोगों के सामने रख सकते हैं और उस कारण वजह से अपन आज ये ऑनलाइन प्रवचन सुन रहे हैं। नहीं तो ये अधिकार नहीं मिला होता तो अपन कभी भी ये ऑनलाइन पे नहीं आ सकते थे। ये भी योगदान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को है। उन्होंने ये अधिकार, भाषण स्वतंत्र का अधिकार अपने को जो भगवान बुद्ध से लिया है, उन्होंने दिया है अपने को। 25 कलम है, उस कलम से उन्होंने धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार दिया है। अपना हर एक व्यक्ति को अपना अपना धर्म का पालन करने का अधिकार दिया है। अपने पूरा भारत देश में हर एक को अपने अपने धर्म का प्रकटीकरण करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है। तो ये कलम कैसा लिया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कि जो भगवान बुद्ध जो 45 साल पूरे भारत देश में, पूरे जगत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो उनके पास से, उनके भिक्षु संघ से ये कलम लिए है, बौद्ध धर्म यानी धम्म का प्रचार और प्रसार करना। और 39 ये जो आर्टिकल है 39 कायदा का मुफ्त अधिकार अपने को प्राप्त हो गया है। अपन गवर्नमेंट यानी किसी भी कोर्ट में जाके एक अर्जी भी दे दिया तो अपने को सरकारी वकील मिल सकता है और अपन कोर्ट में अपना अपना जो कहना है वो न्यायाधीश के सामने रख सकते हैं। और ये जो 44 कलम है उसमें उन्होंने संविधान के माध्यम से सम्मान नागरिक संहिता का अधिकार दिया है और 45 कलम से 14 साल तक बच्चे को मुफ्त शिक्षण का अधिकार प्राप्त कर दिया है। 46 कलम है उसमें दुर्बल घटक का हित करने का संविधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और 47 आर्टिकल है उसमें मादक पेय का निषेध किया जाता है। और 51 झ नाम का ये जो आर्टिकल है उसमें हिंसाचार का संविधान निषेध करती है। और 51 झ उसमें विज्ञानवादी, मानवतावाद, शोधक वृत्ति और सुधारणावाद का संविधान पुरस्कार करती है। और उसके बाद 243 ये जो आर्टिकल है उसमें सब पंचायत, नगर पंचायत, जिला परिषद, उसमें SC, ST, OBC, NT को राखीव जगह का अधिकार दे दिया है। और आर्टिकल 330 इसमें लोकसभा में
SC ST OBC NT को राखीव जगह का अधिकार प्राप्त करके दिया है और 332 कलम से विधानसभा में SC ST OBC NT को राखीव जगह का अधिकार प्राप्त करके दिया है। तो ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो अपन देखने के बाद ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म का सार इस भारतीय संविधान में है, ऐसा अपने ख्याल में आता है। भारत देश जब पारतंत्र में था तब भारत में 601 संस्थानिक थे। ये जो 601 संस्थानिक खुद को राजा समझते थे, वो 601 में से भारत देश जब स्वतंत्र हो गया तब 600 संस्थानिक भारत में विलीन हो गए। लेकिन हैदराबाद का निजाम वो भारत में विलीन नहीं होना चाहता था। वो यूनो में भी गया था अपनी तकरार लेके, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे भारत के, तो उन्होंने उनको सुझाव दिया निजाम को कि 3 दिन के अंदर मिलिट्री का पर्याय बल के पुलिस एक्शन कार्रवाई कर दी और फिर उस निजाम अपनी जान को खतरा है ऐसा लगा उनको और 3 दिन के अंदर भारत देश में सम्मिलित हो गया। तो ऐसा महान कार्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया है। लेकिन इतने बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी संविधान सभा में चुन के जाना नहीं, इसलिए बहुत प्रयास कर दिए। तो लास्ट में ये पश्चिम बंगाल में से जोगेंद्रनाथ मंडल ने उनको आमंत्रण दे दिया और वहां से वो खड़े हो गए जशोर और खुलना विभाग से, और वहां से वो चुन के आ गए। बहुत बड़ी बहुमत से चुन के आ गए कि जो कि ये संविधान सभा में जो भी सदस्य थे 298 वगैरह थे, तो उनसे सबसे ज्यादा वोटों से वो चुन के आए थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को इस संविधान सभा में सब उनके लिए द्वार भी बंद किए हैं और खिड़कियां भी बंद कर दी है, वो संविधान सभा के अंदर कभी भी नहीं आने देंगे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ये जशोर, खुलना, बरिसार, फरीदपुर, ये 4 जिले पूर्व पाकिस्तान में भेज दिए। उन्होंने पाकिस्तान में डिमांड भी नहीं की थी तो उधर भेज दिए और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को कहा कि तुम भारत अभी पाकिस्तान का संविधान लिखो, पाकिस्तान में जाओ। बाबा साहब ने इस चैलेंज स्वीकार कर लिया। बाबा साहब बोधिसत्व थे, वो शांत बैठने वाले नहीं थे। वो तुरंत इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने के बाद वहां के जो पंतप्रधान है मैकडोनाल्ड, उनको मिले और उनको रिक्वेस्ट की। उन्होंने बोला, अंबेडकर जी ने उनको कहा कि भाई भारत देश जो स्वतंत्र होगा तब हम सभी को समान अधिकार देंगे, मुस्लिम लोगों को, हिंदू लोगों को और अन्य मागास वर्गीय लोगों को। बाबा साहब जी ने उनको कहा जाके कि भाई मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान दे दिया और हमारे भारत देश में जो उच्च वर्णीय हैं उनके लिए भी बहुत सारी सत्ता दी है, लेकिन जो मागास वर्गीय है भारत देश में उनके लिए क्या है, उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर मैकडोनाल्ड पंतप्रधान ने डायरेक्ट पंडित नेहरू जी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा तत्काल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान सभा में चुनाव करके लाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो भारत देश को स्वातंत्र्य देना या नहीं देना, इसका हमें फिर विचार करना पड़ेगा।
ऐसी तंबी उन्होंने दे दी। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे बीजी खैर, उनको पत्र लिखा और उन्होंने कहा बैरिस्टर जयकर जी के जगह पर बैरिस्टर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा में तात्काल चुनाव करके भेज दो। तो फिर उनको मानना ही पड़ा और फिर बैरिस्टर जयकर को राजीनामा देना पड़ा और उनकी जगह पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को संविधान सभा में चुन के लाया। यह ऐसा पहला मौका है दुनिया में कि एक बैरिस्टर को चुन के लाने के लिए दूसरे बैरिस्टर को राजीनामा देना पड़ा। तो ऐसी महानता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की है। तो ये जो संविधान सभा है, शुरुआत उसकी 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र उसको शुरुआत हो गया और 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चुनाव हो गया और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बल्कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का चुनाव हो गया। उसको मसौदा समिति कहते हैं। उस मसौदा समिति का अध्यक्ष पद भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तरफ आ गया। तो फिर 26 नवंबर 1949 को उस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उस दिन संविधान सम्मत हो गया, सैंक्शन हो गया 26 नवंबर 1949। तो उस संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी ने भाषण किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का चुनाव ड्राफ्टिंग कमेटी में करना, मसौदा समिति में करना, सदस्य बोल के उनका चुनाव करना और मसौदा समिति के अध्यक्ष बल के उनका चुनाव करना, इतना अचूक निर्णय मेरे जिंदगी में मैंने लिया नहीं, ऐसा वो कहते हैं। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उनका जो कार्य है वो कार्य को उन्होंने प्रकाशमान कर दिया, उसको तेजस्विता लाई और भारत देश के गौरव में बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है, ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी और ये भी कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपनी तबीयत की परवाह न करते हुए ये संविधान लिखी है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा अभिनंदन का ठहराव उन्होंने संविधान सभा में लाया था। तो ऐसा कहते हैं संविधान सभा में इतना तालियों की बौछार हो गई कि ऐसी तालियां शायद किसी को न भूतो न भविष्यति मिली होंगी। इतना उनका सम्मान संविधान सभा में कर दिया बाबा साहब जी का। तो फिर उनने बाबा साहब जी का पूरे जगत में सम्मान होने लगा। तो सुप्रसिद्ध राज्य शास्त्रज्ञ हैं अर्नेस्ट वार्कर, अमेरिका के हार्वर्ड विद्यापीठ के प्रोफेसर है। उन्होंने एक किताब लिखा और उस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ
सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, ये नाम का किताब लिखा उन्होंने 1951 में। और वो किताब भारतीय संविधान के उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को उन्होंने समर्पित किया। अर्नेस्ट वार्कर जी ने कहा है कि ये जो मेरा किताब है, ये किताब भारतीय संविधान के उद्देशिका को समर्पित किया है। क्यों किया है? क्योंकि भारतीय संविधान के उद्देशिका में समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व का पुरस्कार किया है, और यही सार मेरे किताब का भी है। और भारतीय लोगों ने स्वातंत्र्य के आरंभ से ही समता, स्वातंत्र्य का पुरस्कार कर दिया है। इसलिए ये मेरा किताब भारतीय संविधान के उद्देशिका को अर्पित किया है, समर्पित किया है उन्होंने। सो इतना बड़ा सम्मान पूरे जगत में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का होने लगा। R.K. शिंदवा नाम के संविधान सभा के एक सदस्य है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सर्वोत्तम संविधान है। ऐसा मैं संविधान सभा में जाहिर करता हूं, और संविधान सभा का हर एक सदस्य यही बात सबको कहेगा, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया। दूसरी संविधान सभा की सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। उन्होंने कहा भारतीय संविधान पूरे जगत में सर्वोत्तम संविधान है, और ये जो न्यायोचित कार्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया है, उन्होंने ये जो नेत्र दीपक कामगिरी की है, इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और संविधान सभा में उन्होंने अभिनंदन प्रस्ताव लाया, और पूरे जगत को हमने कहना चाहिए कि इस पूरे जगत में सबसे बेस्ट, सबसे सर्वोत्कृष्ट संविधान भारतीय संविधान है, ऐसा उन्होंने भी कहा। और एक पत्रकार थे, उनका नाम था जेपी चतुर्वेदी। वो भारतीय वृत्तपत्र सृष्टि के जनक थे, और उनको उनकी तरफ ये काम कर दिया था कि हर दिन यानी कितना संविधान सभा का कार्य चलता है, संविधान कितनी लिखी जाती है, उनके पूरी मालूमात पूरे भारत देश को हर दिन बताने का काम वो जेपी चतुर्वेदी की तरफ था। और जेपी चतुर्वेदी ने कहा, जब जब भारतीय लोग संविधान सभा के बारे में सोचेंगे, संविधान के बारे में सोचेंगे, तो संविधान सभा में ऋषि तुल्य ऐसे महान संविधान तज्ञ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, और उनका योगदान कोई कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। जेपी चतुर्वेदी खुद को कहते हैं कि मैं खुद को बहुत बड़ा अभिमानी समझता हूं, क्योंकि क्या है, हर दिन इतने बड़े महान आदमी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को हर दिन उनके साथ मुलाकात करने का, उनके साथ बात करने का मौका मुझे प्राप्त होता था। इसलिए मैं खुद को यानी बहुत ही प्राइड महसूस करता हूं, अभिमान महसूस करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो सिलसिला है बाबा साहब का पूरे जगत में गौरव करने का, ये इतने सर्वोच्च संविधान लिखा है, इसलिए अमेरिका ने उनका संविधान बेस्ट संविधान लिखने के लिए LL.D. डॉक्टर ऑफ लेजिस्लेटिव, इनका उन्होंने ये डिग्री उनको दी है, ऐसा उनका गौरव किया है। तो TT कृष्णमाचारी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये भी संविधान सभा के सदस्य है TT कृष्णमाचारी, वो 5 नवंबर 1949 को कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार है। क्यों है? वो कहते हैं कि ये 7 सदस्य जो थे मसूदा समिति में,
उसमें से एक का मृत्यु हो गया, एक जन अमेरिका में गया और एक जन यानी आजारी था और एक जन संस्थान काम में मशगूल था और बाकी के 2 जन थे दिल्ली के दूर रहे और उनकी तबीयत भी अच्छी होने से वो भी संविधान सभा में भाग नहीं ले सके। तो इसीलिए लास्ट में सिर्फ अकेले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के ऊपर पूरा काम, पूरी जवाबदारी उनके ऊपर आ गई और वो काम उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पार कर दिया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया टीटी कृष्णमाचारी ने। तो 25/11/1949 यानी वो संविधान सम्मत करने के एक दिन पहले संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का भाषण हो गया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनका लास्ट स्पीच था संविधान सभा में। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जब भाषण करने उठ गए तो बहुत ही तालियों की बौछार हो गई और इतनी ज्यादा तालियां उनको मिल गई कि वो बेशुमार थी। बाबा साहब कहते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हो गई और मसूदा समिति की निवड़, मसूदा समिति का चुनाव 29 अगस्त 1947 को हो गया और 30 अगस्त 1947 से वो संविधान का काम जारी हो गया। तो उन्होंने कहा 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए, 395 कलम है, 12 परिशिष्टें हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि उस वक्त उनके ऊपर कुछ इल्जाम भी लगा दिया कि संविधान लिखने के लिए बहुत ही मंद गति से लिख रहे हैं और पैसे की उधल पट्टी कर रहे हैं और जैसा एक विधान भी उन्होंने कहा, जैसा रोम जलते वक्त फिडल वाद्य बजा रहा था, तो ऐसा उन्होंने कमेंट किया था। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि उनके सामने संविधान लिखते वक्त 7,635 दुरुस्तियां लोगों ने उनके सामने रखी और उसमें से 2,473 बाबा साहब जी ने स्वीकार कर दिए। तो इतने सारे डिफिकल्टीज बाबा साहब के सामने संविधान सभा के सदस्यों ने लाई, तो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर डगमगाए नहीं। तो बाबा साहब जी कहते हैं और देशों की जो संविधान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, उनको कितना अवधि लग गया, उनके बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की संविधान लिखने के लिए वो 1891 में शुरुआत हो गई लिखने के लिए और उनको 9 साल का कालावधि लग गया ऑस्ट्रेलिया की संविधान लिखने के लिए। और उनमें आर्टिकल कितने थे? 128 और उसको 9 साल लग गए सिर्फ 128 कलम लिखने के लिए। और अमेरिका का संविधान 1787 में शुरुआत हो गया लिखने के लिए और 4 महीने लग गए और उनमें कलम कितने थे? सिर्फ 7 कलम है। कनाडा देश का संविधान लिखने के लिए 10 अक्टूबर 1864 को शुरुआत किया और 1867 में कंप्लीट हो गया और वो लिखने के लिए 2 साल 5 महीने लग गए।
और दक्षिण अफ्रीका का संविधान लिखने के लिए 1908 में शुरुआत हो गई और 1909 में समाप्त हो गया, यानी वो लिखने के लिए उनको 1 साल का समय लग गया। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि ये जो संविधान लिखने के लिए इन लोगों को संविधान लिखने के उनके सामने एक भी दुरुस्ती नहीं लाई, लेकिन भारत का संविधान लिखने के लिए 7,635 दुरुस्तियां उनके सामने पेश किए और उनमें से कौन से अच्छे हैं तो 2,473 ये जो दुरुस्ती है उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं इतनी 395 कलम और 12 पृष्ठ की ये संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 17 दिन लगना और ये इनको दिरंगाई हो गई, ये कमेंट करना ये बिल्कुल सच्चा नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है, ऐसे वो कहते। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये जो संविधान लिखने के बाद संविधान चलाने वाले यदि प्रामाणिक है तो संविधान श्रेष्ठ समझी जाएगी, लेकिन संविधान चलाने वाले यदि अप्रामाणिक है तो वो संविधान बुरी साबित होगी। तो आज अपने भारत देश का जो सरकमस्टेंसेस है यानी परिस्थिति है, उसकी तरफ देखने के बाद अपने को संविधान के बारे में बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा। यह निहायत जरूरत है आज पूरे भारत देश में। किसान आंदोलन के कम से कम 200 से ज्यादा फार्मर्स किसान मर चुके हैं। कल एक दिन में 3 मर चुके, एक ही दिन में कल। तो भी असंवेदनशीलता दिखती है, संविधान का पालन करने का इरादा नहीं दिखता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं 26 नवंबर 1950 को भारत देश एक स्वतंत्र देश हो जाएगा। तो ये भारत देश का स्वातंत्र्य पहले गंवा चुके थे भारतीय लोग, तो अभी इसके सामने ये भारत देश का स्वातंत्र्य कायम निरंतर रखने के लिए हर भारतीय को अपने शरीर में लास्ट तक रक्त का बूंदा है तब तक भारतीय संविधान का रक्षण करना चाहिए। अपने शरीर में जब तक लास्ट बूंद है रक्त का तब तक भारतीय संविधान का रक्षण करना है, भारत देश के स्वातंत्र्य का रक्षण करना है। इसके लिए अपने को कटिबद्ध होना है। तो बाबा साहब जी क्यों कहते हैं ऐसा कि बाबा साहब जी कहते हैं कि भारत देश का स्वातंत्र्य कैसा पहले गंवाया था, उसके उदाहरण देते हैं, प्रूफ के साथ बोलते हैं बाबा साहब जी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत देश पे आक्रमण किया था, तो दहर राजा ने क्या कर दिया, उसके जो सेनापति थे, उसके सैनिक थे, उन्होंने ये मोहम्मद बिन कासिम से करप्शन स्वीकार कर लिया और अपने राजा के विरुद्ध में मोहम्मद बिन कासिम के साथ दे दिया उन्होंने। तो इसलिए स्वातंत्र्य गंवा बैठे। तो भारतीय लोग कैसे थे, अविश्वासी थे, आत्मघातकी थे, इसलिए भारत का स्वातंत्र्य पहले गंवा चुके हैं। दूसरा उदाहरण दिया है शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज जब स्वराज्य के लिए युद्ध में भाग ले रहे थे तो बहुत सारे राजपूत और मराठा सरदार भी उनके विरोध में मुगल के साथ दे रहे थे, इसलिए भारत का स्वातंत्र्य गंवा बैठे हैं। और चौथा उदाहरण दिए हैं, ये जो पंजाब प्रांत पर इंग्रजों ने युद्ध अतिक्रमण किया, लेकिन पंजाब का जो सर सेनापति था गुलाब सिंह, वो शांत बैठा और अंग्रेजों को उसने मदद की, इसलिए भारत का स्वातंत्र्य गंवा बैठे थे। और मोहम्मद घोरी को
भारत देश पर आक्रमण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने आमंत्रित कर दिया और उन्होंने कहा कि सोलंकी राजा भी तुमको मदद देंगे, मैं भी मदद दूंगा। ऐसा है, मोहम्मद घोरी को उन्होंने भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ऐसे भारत देश के जो विश्वासघातकी लोग हैं, अप्रामाणिक हैं, उनकी वजह से भारत देश का स्वातंत्र्य गंवा बैठे हैं। तो इसलिए अपने को बहुत ही भारत देश का स्वातंत्र्य कायम रखने के लिए अपन कटिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बहुत ही महान ऐसे राष्ट्रभक्त थे। बाबा साहब जी कहते हैं, यदि राष्ट्र और मेरा समाज इनमें से चुनाव करने के लिए मुझे कहा गया तो मैं सिर्फ देश का, इस राष्ट्र का पहले चुनाव करूंगा, बाद में मेरा समाज। इससे पता चलता है अपने को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कितने महान राष्ट्रभक्त थे। और बाबा साहब जी कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 से भारत देश एक लोकशाही प्रधान देश होगा। लोगों के लिए चलाए वाला सरकार, यानी संसदीय लोकशाही भारत देश में शुरुआत हो जाएंगे। लेकिन ये संसदीय लोकशाही भी पहले गंवा बैठे हैं, और ये जो संसदीय लोकशाही भारत के लिए नई नहीं है ऐसे तो बोलते हैं, क्योंकि ये जो संसदीय लोकशाही भारत देश की भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ से लिए है। भिक्षु संघ में यह संसदीय प्रणाली 100% पालन करते थे, यानी प्रस्ताव कैसे लाना, प्रस्ताव को उसको मान्यता कैसे देना, कितने सदस्य रहने के बाद वो मीटिंग जारी करना, कम रहने के बाद वो कैसे स्थगित करना, ये सब, ये जो रूल्स थे, ये जो नियम थे, संसदीय प्रणाली के भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में पालन करते थे। और वही संसदीय प्रणाली अपने भारत देश में 26 जनवरी 1950 से जारी की है। तो बाबा साहब जी कहते हैं, ये भारत देश की ये जो लोकशाही है कायम रखने के लिए कुछ उन्होंने इशारा दिया है, सावधगिरी का इशारा दिया। पहला उसमें से दिया है उन्होंने, अपने सामाजिक और आर्थिक जो भी डिमांड है अपनी, तो उसके लिए संवैधानिक मार्ग से ही आंदोलन करना चाहिए। तो अपने भारत में देखिए कैसे आंदोलन करते हैं, हिंसाचार होता है। लेकिन बुद्धिस्ट राष्ट्र जापान देश का अपन उदाहरण ले सकते हैं। जापान देश में जब भी उनकी जो भी डिमांड रहती है, वो सिर्फ काली फीत लगाते हैं और ऑफिस में काम करते हैं, उद्योग धंधा में, सब जगह पे काम करते हैं, वो कभी भी बंद नहीं रखते। इसलिए आज जापान बुद्धिस्ट राष्ट्र पूरे जगत में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। आज जापान मेड जो भी चीज है अपन पहले लेते हैं, लेकिन इंडिया मेड बाद में लेते हैं। तो ये बुद्धिस्ट राष्ट्र की किमिया है, ऐसे संवैधानिक मार्ग से वो चलते हैं। तो दूसरा उदाहरण दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल का। उन्होंने कहा है, एखादा आदमी कितना भी बड़ा हो, लेकिन उनके चरण में अपने स्वातंत्र्य गंवाना नहीं है, कितना भी बड़ा है तो भी। ये जो उदाहरण दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है। और आयरिश देशभक्त डैनियल ओ कॉनेल ने एक इशारा दिया है कि कोई भी इंसान अपने स्वाभिमान का बलि देकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता, और कोई भी स्त्री अपने शील का बलि देकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती है, और कौन सा भी देश अपनी स्वतंत्रता का बलि देकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती है, ऐसा उन्होंने इशारा दिया है। और लास्ट का इशारा दिया है, अपने जो सामाजिक लोकशाही, अपने राजकीय लोकशाही को जल्दी से जल्दी सामाजिक या आर्थिक लोकशाही में बदलना चाहिए। तो भाई और बहनों, अपने भारत देश में राजकीय लोकशाही है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक लोकशाही नहीं है। सामाजिक लोकशाही यानी जहां पर समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व यह मूल्य को शिरोधार्य मानते हैं। लेकिन अपने भारत में देश में जल्दी से जल्दी सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि ये जो संविधान है, कि जो अपने को बहुत ही महान ऐसा संविधान है, तो उस संविधान को भी ये जो पिछले
आर्थिकता से पिछड़े हुए, सामाजिकता से पिछड़े हुए लोग जो है वो उसको भी नष्ट कर दे सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी आर्थिक और सामाजिक लोकशाही पूरे भारत देश में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अपन यदि भारत देश के ऊपर यदि ख्याल करते हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ जो भांडवलदार है उनकी तरफ ही झुका हुआ दिखता है, और जो गरीब समाज है, आर्थिकता से पिछड़ा है, उनकी तरफ बिल्कुल दुर्लक्ष्य होते जा रहा है। यानी संविधान का जो भी आर्टिकल्स है उसके मुताबिक अच्छा न्याय देने का प्रयत्न नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अपने को बहुत ही सावधानी बरतना पड़ेगी। तो काफी टाइम हो चुका है, तो ऐसा कहते हैं, एक स्टोरी है छोटी सी, कि एक हिरणी थी कि बहुत ही चपल थी वो, और कभी कोई उसकी शिकार नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन एक शिकारी क्या हो गया, एक पेड़ के पीछे छुप गया, और जब हिरणी आ गई तो उसको बाण लगा दिया उसने। तो बाण उसके पैर को लग के गया, तो भी उसके जो छोटे जो बछड़े थे उसकी तरफ वो जाने लगी, और जाते वक्त उसका पैर का जो रक्त के बूंद वो रास्ते में गिरते उस शिकारी को दिखे, और फिर वो रक्त का मागोवा लेके वो उस हिरनी की तरफ गया। फिर हिरनी उसको बोलती है कि तू मेरी शिकार कभी भी नहीं कर सकता था, लेकिन कैसा हो गया कि मेरे रक्त ने मुझे क्या हो गया, धोखा दे दिया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने को इतना महान संविधान दिया है कि जो बौद्ध धर्म का सार है। बाबा साहब जी ने कहा था कि ये भारत देश बुद्धमय बनाऊंगा, प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा। तो इसके लिए अपने को कटिबद्ध होना है, नहीं तो बाबा साहब को भी ये उनके ऊपर पारी नहीं आना चाहिए कि मेरे रक्त ने मुझे धोखा दे दिया है, ऐसा कहने का उनको उनके ऊपर वो बारी नहीं आना चाहिए। इसलिए अपने को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, हिंदुओं के आंसू तुमने बदल दिए मुस्कानों में। आज अपने चेहरे पर जो भी मुस्कान है पूरे भारतीय नागरिक को, कि जो पूरे जगत में आज भारत देश महाशक्ति बनने वाला है, इसका कारण भारतीय संविधान है। ये जो मुस्कान है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने हर एक जीवन में लाई है। तो इसलिए उनका अपन बहुत ही गौरव करते हैं, संविधान के शिल्पकार बोल के। तो मैं यहाँ पे ठहरूंगा। तो मुझे जो बहुत ही शांतता से आप सभी ने सुना है, और हिंदी भाषा में प्रवचन देने का मेरा पहला योगदान है। जो भी कुछ गलतियां हुई होंगी तो आप माफ कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं ठहरता हूँ। जय भीम।